जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है स्वर संधि के भेद। और स्वर संधि के अब तक हम 4 भेद कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें दीर्घ, यण, गुण और वृद्धि संधि को हमने कल वाली क्लास में कंप्लीट किया है। आज अयादि संधि के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में लेंगे हम व्यंजन संधि। अगर जो भी क्लासें अब तक हुई है उसमें किसी भी तरह का, किसी भी स्टूडेंट का कोई अगर डाउट है तो वो अपना डाउट ले सकते हैं। उसके बाद में फिर चीजें आज की हम कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। तो स्वर संधि के भेदों में स्वर संधि के भेद, तो कुल भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। इनमें से एक भेद होता है 5वां आपका अयादि संधि। क्या है? अयादि संधि। अब ये अयादि संधि की जो कंडीशन है वो है ये, जहां शब्द के आरंभ में, जहां शब्द के आरंभ में आए आए शब्द के आरंभ में आए आए आओ और आओ हो, आओ और आओ हो, उसको कहते हैं अयादि संधि। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ओह, जहां शब्द के बीचों बीच ये वे वर्ण हो तथा इनसे पहले कोई स्वर सहित व्यंजन हो, स्वर सहित व्यंजन हो, उसको भी क्या कहते हैं? अयादि संधि। तीसरी कंडीशन, जहां संधि विच्छेद करने पर शब्द के अर्थ ना हो, संधि विच्छेद करने पर शब्द के अर्थ ना हो। तो ये 3 कंडीशन है हमारी अयादि संधि की। अयादि जो शब्द है, आपको ये ध्यान रखना है, ये जो शब्द बना है ये कैसे बना है? इसमें एक अय है और दूसरा है इसमें आदि। आदि का अर्थ होता है आरंभ अर्थात प्रारंभ। तो अय, आय, आओ और आव, आदि जिसके आरंभ में हो उसको क्या कह रहे हैं हम? अयादि संधि। दूसरा, जहां शब्द के बीचों बीच यह हो, कोई शब्द है उसके बीच में यह वे
और उससे पहले आधा व्यंजन ना हो के पूरा व्यंजन हो। स्वर सहित व्यंजन का मतलब क्या हुआ, जहां पूरा व्यंजन हो, तो वो क्या कहलाते हैं, अयादि संधि के उदाहरण। अब देखो कंडीशन यहां, जैसे हमने यहां से शब्द ले लिया आए, आए, आओ, और यहां से ले लिया हमने आओ। अब इसके अंदर हमारा शब्द आ गया नयन, चयन, गयन और शयन। यहां शब्द आ गया हमारा नायक, गायक, नायिका, गायिका। पवन, भवन, हवन, श्रवण, पवित्र, धवन, कवक। यहाँ पर पावन, पावक, धावक, धाविका, श्रावण, श्रावक। अब ये जो शब्द है आपको ये ध्यान रखना है, इन सब के बीच में क्या है, यह देखो, इसके बीच में यह है, इसके भी बीच में यह है, इसके बीच में वह, इसके बीच में वह, और इनसे पहले पूरा व्यंजन है, पूरा चय स्वर सहित, पूरा गय स्वर सहित, पूरा भय स्वर सहित, पूरा वह स्वर सहित। तो शब्द के बीच में जहां यह हो, इन शब्दों के बीच में यह भी है, इन शब्दों के बीच में वह भी है, और इनसे पहले आपका पूरा व्यंजन है। तो एक कंडीशन तो अप्लाई हो गई। दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि शब्द 3 वर्णों से मिलके बने। तो जितने भी ये शब्द है सारे के सारे क्या है, ये 3 वर्णों से मिलकर बनते हैं। इसीलिए जो शब्द 3 वर्णों से मिलकर बना हो, जो शब्द 3 वर्णों से मिलकर बना हो, संधि विच्छेद करने पर, संधि विच्छेद करने पर, जो शब्द 3 वर्णों से मिलकर बना हो, संधि विच्छेद करने पर कोई अर्थ ना हो, कोई अर्थ ना हो, तो वो क्या कहलाते हैं, ये ऊपर लिख ही दिया हमने। भाई ये 3 वर्णों से तो बहुत सारे शब्द बनेंगे, कुछ ऐसे जिनका संधि विच्छेद करने पे अर्थ होगा, और कुछ ऐसे जिनका संधि विच्छेद करने पर अर्थ नहीं होगा। तो जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इनमें से किसी भी शब्द का कोई मीनिंग नहीं होगा। तो एक तो ये सारे के सारे क्या 3 वर्णों से मिलके बने हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सारे 3 है। इसमें पे व न, इसमें पे व न, इसमें न यह के, इसमें न यह न। एक पॉइंट हो गया। शब्द के बीच में यह है वह है, उससे पहले पूरा व्यंजन, दूसरा पॉइंट हो गया। इसके बाद क्या है, शब्द के आरंभ में आए, आए, आओ और आव है। कैसे है ये देखो, यहां पर ये न के अंतर्गत क्या है, स्वर ए है। किसी भी व्यंजन में कोई ना कोई स्वर होता है, वो ए हो गया। और इसके बाद में ये क्या है, यहाँ ए, तो ए हो गया। यहाँ पर क्या है, ये आ है, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया। यहाँ पर ये क्या है,
ये आपका ए है, और ये क्या हो गया यहाँ पर, ये वे हो। शब्द के आरंभ में क्या हो गया, यहाँ पे अ हो गया। यहाँ पर ये क्या है, ये आ है, और इधर क्या हो गया, ये आपका वे हो गया। तो ये क्या कहलाया, आपका आओ कहलाया। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर शब्द के आरंभ में आए, आए, आओ और आव आए, ये वाली पहली कंडीशन भी आपकी अप्लाई हो गई। तो पहली कंडीशन क्या थी जी आपकी, जहां शब्द के आरंभ में आए, आए, आओ और आव हो, जहां शब्द के बीचों बीच यह वह वर्ण हो तथा इनसे पहले कोई स्वर सहित व्यंजन हो, जहां संधि विच्छेद करने पर शब्द के अर्थ ना हो, अभी करके दिखाएंगे, जहां सब तीन वर्णों से मिलकर बना हो, संधि विच्छेद करने पर कोई अर्थ ना हो, तो ये सारी की सारी कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है। अब यहां पर इनके संधि विच्छेद करते हैं, इनके संधि विच्छेद करके देखते हैं कि आखिरकार इनके मीनिंग क्यों नहीं होते। ये जो बना है ना आपका, ये ने और अन से मिलके बना, इन दोनों का कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पर ये चे और अन से मिलके बना है चैन, यहाँ पर ये गे और अन से मिलके बना है, और यहाँ पर ये से और अन से मिलके बना है, इसीलिए क्या कहलाया आपका, ये शयन कहलाया। तो संधि विच्छेद करने पर इनका कोई मीनिंग नहीं होता, ये केवल अयादि संधि में होता है। बाकी में संधि विच्छेद करने पर अर्थ होना कंपलसरी है। अगर शब्द का अर्थ ही नहीं होगा तो शब्द नहीं बनेगा। अब हुआ क्या, यहाँ पे वर्णों का मेल तो हुआ, जो कि संधि की डेफिनेशन है कि वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। तो जब वर्णों का मेल हुआ तो संधि तो माननी पड़ी, लेकिन अपने आप में यहां पर इनका मीनिंग नहीं होता है। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये गे और अक क्या बन गया आपका, गायक बन गया, और ये क्या बन गया, सॉरी ये ने बन गया, ये नायक है ना शुरू में, तो ये बन गया आपका ने और अक नायक, गे और अक गायक, यहाँ पे ने और इका नायिका, और ये गे और इका गायक। ऐसे ही ये पो और अन, यहाँ पर ये भो और अन भवन, यहाँ हो और अन हवन, यहाँ श्रो और अन, इस वाले न का न में परिवर्तन हो जाएगा, ध्यान रखना है। इसमें इस वाली कंडीशन को ध्यान रखना, न का इस वाले न में परिवर्तन। यहाँ पर क्या होगा आपका, ओ और इत्र पवित्र, यहाँ पे धो और अन धवन, और यहाँ पर ओ और अक, ये क्या हो गया आपका कवक। यहाँ पे देखो पो और अन पवन, पौ और अक पावक, और ये धो और अक दावक, और ये क्या है यहाँ पे धो और ईका दाविका, और ये श्रो और अन श्रावण, और यहाँ पे ये सौ और अक, ये बन गया सुरा। अब जितने भी मैंने संधि विच्छेद किए हैं, इसमें से किसी का कोई मीनिंग नहीं, इसमें से कोई भी मीनिंग नहीं है। दूसरी चीज आपने ये देखी कि यहां जो ये मात्रा लग रही है ना, ये मात्रा इसमें आई की है, और यहां जो ये मात्रा लग रही है, ये मात्रा इसमें इस वाले आई की है। यहाँ जो ये मात्रा लग रही है, ये मात्रा इसमें औ की है, और यहाँ जो ये मात्रा लग रही है, ये मात्रा आपकी औ की है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां शब्द के आरंभ में आए है, तो वहां मात्रा आप किसकी लगाओगे, वहां मात्रा लगेगी आपकी आई की। तो जहां शब्द के आरंभ में आई है, आए है आई की मात्रा, जहां आए है इसकी मात्रा, जहां आव है इसकी मात्रा, और जहां आव है
आव है वहां औ की मात्रा लगेगी। क्लियर। तो एकमात्र ऐसे संधि का भेद जिसमें संधि विच्छेद करने पर कोई मीनिंग नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हुआ क्या, यहाँ वर्णों का मेल तो हुआ है, तो वर्णों का मेल कैसे हुआ है, जैसे पवन शब्द लिया हमने, तो आखिरकार ये कंडीशन क्यों बनी कि संधि विच्छेद करने पे अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी संधि माननी पड़ी, क्योंकि वर्णों का मेल हुआ। इसका जो संधि विच्छेद है वो क्या है, पौ और अन है। क्लियर, हमने इसको अलग कर लिया, ना इसका मीनिंग है ना इसका मीनिंग है। ये जो भय बना है भाव, ये भय और औ से मिलके बना है, और इधर क्या है आपका, ये अन है। ये जो बना है ये ए और ऊ से मिलके बना है, ये वर्णमाला में आपको बता चुके हैं। और इधर से क्या आ गया, इधर से आ गया आपका अन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर इस वाले औ को लिया, पहले वाले का लास्ट वाला वर्ण लेते हैं, जो भी हमारा पहला है उसका अंतिम वर्ण, पहला ये था, इसका अंतिम वर्ण क्या आ गया आपका ऊ आ गया। और इधर से हमने क्या ले लिया, इधर से ले लिया ए, इधर से ऊ। अब ए और ऊ को मिला के ये जो बनता है ये बनता है वह। कुछ बात समझ में आई। अब ये बच गया आपका आधा भय और ये ए बच गया। आधा भय और ए मिलके क्या बनेगा आपका, ये वाला भय बनेगा। क्लियर। जब आपने इधर से ए ले लिया, इधर क्या बच गया आपका न। जब ऊ और ए को मिलाया तब क्या बना आपका वह। ऐसे शब्द बन गया आपका भवन। ध्यान से समझो दोबारा से। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इस भवन शब्द में वर्णों का मेल हुआ है और वो वर्ण हुए ऊ और ए। ये ऊ और ए मिलके वह बना है। अब इसमें तो भो और अन में कहीं भी यहां वह है ही नहीं। ये जो वह लिखा हुआ है, ये वाला वह तो जब हमने संधि की तो इनमें तो है ही नहीं। ये आया कहां से, ये यहां से आया। इस वाले औ का ऊ और ए को मिला के वह बना। तो जब हमने भो और संधि किया तो ये आधा भय और औ को मिला के वो बना है। ठीक है, ये वाला ए और ऊ को मिला के बना है, वर्णमाला में पढ़ा चुके हैं आपको। तो पहले वाले का तो हम हमेशा अंतिम वर्ण लेते हैं, बाद वाले का पहला लेते हैं, तो ये क्या बन गया आपका वह बन गया। अब ये आधा भय और ए मिल के भय बन गया। जब ए ले लिया तो बच गया आपका न, हमने यहां लिख लिया। ऊ और वह को मिला के हमने ये बना लिया। अब इसका कोई मीनिंग नहीं था, इसलिए अयादी संधि में किसी का कोई मीनिंग होता ही नहीं है। क्योंकि वर्णों का मेल हुआ है इसलिए संधि तो मानना पड़ेगा। इसीलिए एक अलग से भेद बना दिया, बाद में जोड़ दिया गया और नाम रख दिया गया अयादी संधि। अयादी का मतलब क्या हो गया, अयादी का अर्थ हो गया जिसके आरंभ में आय आदि है। आदि का मतलब आरंभ प्रारंभ में। तो यहाँ इन सब के आरंभ में क्या है, आय है, आव है, आय है, अव है और आव है। तो आप किसी भी तरह पहचान सकते हैं। ये आपकी 400 ट्रिक थी। जहाँ शब्द के आरंभ में आय, आय, अव और आव हो, जहाँ शब्द के बीचों बीच यह वह वर्ण हो तथा इनसे पहले कोई स्वर सहित व्यंजन हो। आधा व्यंजन होगा तो यण संधि बन जाएगा। यण संधि में क्या है, शब्द के बीच में यह वह होता है लेकिन वहां आधा व्यंजन होता है। जैसे स्वागत शब्द है, वे आ गया पहले से आ गया। ठीक है, तो ऐसी अन्वय है तो अन्वय में वे आ गया, पहले आधा न आ गया। जैसे प्रत्यक्ष है, यह उससे पहले आधा थ आ गया। अध्यक्ष है, यह उससे पहले आधा ध आ गया। तो अगर वो आधा होगा, स्वर सहित व्यंजन नहीं होगा, आधा व्यंजन होगा, स्वर रहित होगा, तो आपको ध्यान रखना वो यण संधि का उदाहरण बनेगा। लेकिन अगर स्वर सहित व्यंजन है, यह वैसे पहले, तो वो अयादी संधि का उदाहरण होगा। जहाँ संधि विच्छेद करने पर शब्द के अर्थ ना हो। हमने देखा संधि विच्छेद करके किसी का कोई मीनिंग नहीं था। जो शब्द 3 वर्णों से मिलकर बना हो, ये सारे के सारे शब्द 3 वर्णों से मिलकर बने हैं, लेकिन जब संधि विच्छेद करते हैं तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है। बात समझ में आ गई। अगर अयादी संधि क्लियर हो गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए इसकी। यहां तक अगर चीजें समझ में आ गई, स्वर संधि के 5 भेद अगर समझ में आ गए तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए इसके जी। एक बच्चे का डाउट था, सर स्वर 13 होते हैं या 11 होते हैं। अब ये डाउट अगर मान के चलो क्लास होने के बावजूद बन रहा है ना, तो बच्चा समझने को तैयार नहीं है। हिंदी में स्वर की संख्या 11 होती है, लेकिन हम प्रयोग करते हैं 13 का। वो 12वां कौन सा होता है, बड़ा री। 13वां कौन सा होता है, लय के नीचे जो रह देते हैं वो होता है।
अगर वहां आ गए हिंदी में कुल कितने स्वर है, तो ऑप्शन में 11 भी है 13 भी, तो राइट आंसर 13 है। जब तक ऑप्शन में 13 है राइट आंसर 13 है, बशर्ते वहां कुल पूछ रहा हो कि कुल स्वर की संख्या बताओ कितनी है। और अगर वो ये कह रहा है कि हिंदी में कुल स्वर बताइए, 13 ऑप्शन में है नहीं, फिर राइट आंसर 11 होगा। क्लियर? और किसी का कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। और किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो एक बार जी। तो ये जो वहां क्वेश्चन की लैंग्वेज पे फोकस करो, वो पूछ क्या गया, हिंदी में कुल स्वरों की संख्या बताइए, ऑप्शन में 11 भी 13 भी, मैक्सिमम डिजिट लेंगे। जब 13 कह रहा है तो इसके मतलब 13 को मान रहा है ना वो। ठीक है, संस्कृत में 13 होते ही हैं, लेकिन हिंदी में भी तो हम इनका प्रयोग करते हैं। और जब वहां वो कह रहा है कि हिंदी में स्वर बताओ, ठीक है, हिंदी में कुल का प्रयोग करा ही नहीं है, हिंदी में स्वर बताओ, और 11 और 13 दोनों है तो राइट आंसर 11 ही होगा। और जब 13 ऑप्शन में नहीं हो तो भी 11 होगा जी। हाँ, जरूरी नहीं आपकी सारी चीज समझ में आ जाए, क्योंकि मैं तो यहाँ पे जब 99% बच्चों की कोई चीज समझ में आ जाए और एक के ना आए तो फिर आपको अगली साल आ जाएगा, अगली साल भी तो पढ़ाऊंगा मैं, उसकी जरूरत नहीं है आपको। चंदन आपको तो कमेंट करके, ठीक है, 10 15 20 30 कमेंट मेरे तक पहुंचाने का एफर्ट्स आप लगा रहे हो, समझने पे थोड़े एफर्ट लगे। क्लास के अंतर्गत कई हजार बच्चा लाए हैं, सबकी समझ में आ गया एक चंदन को छोड़ के, तो इसलिए जरूरी नहीं ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालो। ठीक है, बहुत दिन तक काम लेना है इससे, अभी तो बहुत कुछ समाज को दोगे आप, ठीक है, पड़ोसियों को दोगे जी जी। दुनिया के सारे शब्दों में संधि नहीं होती है। अब मान के चलो यहाँ मेरा नाम जो है, मेरा नाम अरुण है, अब मैं इस अरुण को अलग करूंगा, ये कर लिया जी, इनका कोई मीनिंग है ही नहीं। संधि में आदि संधि को छोड़ के सबका अर्थ होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए। अब इसमें अरु का अर्थ पेड़ है लेकिन इसका अर्थ है नहीं, तो जब इसका अर्थ नहीं है तो इसमें कोई संधि नहीं है। अब आप कहोगे सर जी अयादि तो हो सकती है, न तो यहाँ आए है, न यहाँ आए है, न यहाँ आओ है, न आओ है, न यहाँ पे तीन वर्णों से मिलकर बीच में यह वे आया है, तो अयादि संधि की तो कोई कंडीशन इस पे अप्लाई नहीं हो रही है। और दूसरे में क्या होना चाहिए कि दोनों का मीनिंग होना चाहिए, इसमें इसका मीनिंग था, इसका मीनिंग नहीं था। लेकिन मैं अगर इसको इस रूप में ले लूं तो अब इसमें संधि हो गई। इसमें क्या संधि हो गई, ये अरुण हो गया सूर्य, और इधर से क्या हो गया, उदय हो गया। इधर से क्या ले लिया, इधर से ए ले लिया, और इधर से ले लिया ओ, तो ये ए और ओ दोनों मिलके क्या बन गए, ये औ बन गए। ए और ओ मिलके दोनों क्या बन गए, औ बन गए। कुछ बात समझ में आई? तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर वर्णों का मेल भी हो गया, यहाँ पे दो शब्दों का अर्थ भी है, ए और ओ मिलके औ बन गया। ए और ओ मिलके जब औ बना है तो आपको फिर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारी ये गुण संधि हो गई, क्योंकि दो स्वर है और स्वर संधि में एक भेद क्या है, गुण संधि, जो आदित्य रॉय ने बताया है। क्लियर? तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, अगर यहाँ प्रेजेंट माइंड रहोगे और अपने आप को हिंदी से फ्री करने की आदत डालते हुए पढ़ोगे तो एक भी डाउट बनेगा ही नहीं। अब रीजन क्या, जो आपने रट्टा मार लिया है, आपके दिमाग में कोई चीज़ बिना लॉजिक बिना सीक्वेंस के सेव हो गई, अब उसको मैं रबड़ लेके साफ नहीं कर सकता हूँ। वो तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ हम लॉजिक बता रहे हैं, चीज़ों की सीक्वेंस बता रहे हैं। अब आपने पढ़ लिया कहीं हिंदी में 11 स्वर होते हैं, सर ने तो 13 बता दिए, सर ये भी बता रहे हैं कि 11 कब और 13 कब, यही तो किताब में और सर में अंतर है। किताब केवल बताती है ऐसा होता है, सर ऐसा बताते हैं कि ऐसा कब होता है, ऐसा कब नहीं होता है। तो उस चीज़ पे ध्यान रखा करो। जो पूर्वाग्रह से बच्चा ग्रसित हो जाता है, पहले से दिमाग में जो चीज़ एक बार फीड हो गई, ठीक है, वो रटी हुई हो या कहीं देखी हुई हो, बिना समझी हुई हो, तो बच्चा उसको हटाना नहीं चाहता, उसको डिलीट करना नहीं चाहता, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें डिलीट भी करनी पड़ेगी, ठीक है, जो दिमाग में सेव हो गई है। और मैंने एक नहीं बल्कि 10 से ज़्यादा बार उसमें बताया। ध्यान रखना है, जब आपके ये कमेंट आते हैं ना, मुझे पता चल जाता है कौन बच्चा रेगुलर क्लास अटेंड करता है, कौन बच्चा केवल समझने की दृष्टि से पढ़ रहा है, और कोई एक बार फिर रट्टा मार रहा है। यही वो हिंदी है, यही वो संधि है जो आप 10 से ज़्यादा बार पहले पढ़ चुके हो। आपके कमेंट बता देते हैं जब आपको डाउट बनता है। तो इसलिए पहली शर्त तो मेरी यही है, अगर आपको आपके अपने डाउट क्लियर करने, कि क्लास को कंटिन्यू लाइव लो।
बाद में सुनोगे वो स्पीड ना तो बनेगी ना वो आईक्यू लेवल बढ़ेगा। संधि एक ऐसा टॉपिक था जिसको ये समझ में आ गया, वो एमबीए करे, बीटेक करे, बीसीए करे, वो डिफेंस में एनडीए सीडीएस के थ्रू जाए, ठीक है, या वो कोई बिजनेस खोले या किसी कंपनी का मालिक बने या सरकारी नौकरी की तैयारी करे, जिसकी संधि समझ में आ गई, इसका मतलब है उसका आईक्यू लेवल 110 से 120 के बीच में है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, मनोवैज्ञानिक कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है, मैथ में, साइंस में, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में। तो जो बच्चों की समझ में भी चीज आ गई तो वे आपके आईक्यू लेवल को बताती है। आईक्यू लेवल क्या है? बुद्धि लब्धि, आपके मानसिक आयु वो ज्यादा होनी चाहिए आपकी वास्तविक आयु से। 15 साल की अगर आप हो तो कम से कम 18-19 साल के बच्चे की बुद्धि का फंक्शन करे आपकी बुद्धि। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पर। तो ये क्या कहलाए, ठीक है, आपके स्वर संधि के 5 वेद। अब आ जाते हैं व्यंजन संधि, ठीक है। दूसरी संधि कौन सी है हमारी? व्यंजन संधि। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं और ध्यान रखना है संधि को केवल संधि के परिप्रेक्ष्य में नहीं पढ़ना है, वर्तनी, शुद्ध अशुद्ध शब्द जिसको कहते हैं, वर्तनी के परिप्रेक्ष्य में भी पढ़ना है, पर्यायवाची के परिप्रेक्ष्य में भी पढ़ना है, उपसर्ग और प्रत्यय के परिप्रेक्ष्य में भी पढ़ना है, ठीक है। तो व्यंजन संधि कहाँ होगी? प्रत्येक वर्ग का तीसरा पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा पांचवा वर्ण शब्द का अर्थ बनाने के लिए, शब्द का अर्थ, प्रत्येक वर्ग का तीसरा पांचवा वर्ण शब्द का अर्थ बनाने, शब्द का अर्थ बनाने के लिए, शब्द का अर्थ बनाने के लिए अपने वर्ग के प्रथम वर्ण में, अपने वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाता है, बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है। कैसे परिवर्तित होगा? वागीश, वांग में, दिग्गज, दिग्दर्शन, दिग्दर्शिक। अब जिसने वर्णमाला नहीं पढ़ी, रेगुलर क्लास अटेंड जिसने नहीं की है, अब उसको कैसे पता चलेगा तीसरा वर्ण कौन सा होता है, पांचवा कौन सा होता है, और कौन से वर्ग की बात यहाँ कर रहे हैं? इसलिए टॉपिक को सीक्वेंस में लेके चले। वर्णमाला समझ में आ गई हो तो संधि क्लियर होगी, कोई डाउट बनेगा ही नहीं। अगर संधि क्लियर है तो उपसर्ग और प्रत्यय में जिंदगी में गलती नहीं हो सकती है। वर्तनी को आप जिंदगी में शब्द क्वेश्चंस को गलत नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको हिंदी से फ्री होना है और रोज आपको एक नई चीज को सीखकर आगे बढ़ना है तो पहली शर्त यह है कि आप क्लास कंटिन्यू लो और वो भी लाइव। और दूसरी शर्त यह है कि पेशेंस रखो। टॉपिक खत्म तो डाउट खत्म। जब तक टॉपिक चल रहा है तो उसमें डाउट बनेंगे, क्योंकि आपने पहले से बहुत सारी चीज देखी है, पढ़ी है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिना समझे हुए आपने अचीव की है। उसका जो लॉजिक थे, उसका जो सीक्वेंस था वो आपके पास नहीं था, तो इसलिए वहां से भी सारे डाउट ही बनेंगे। और जब चीजें यहाँ आएगी तो वे डाउट अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो ये क्या है, हमको शब्द को ऐसी जगह से अलग करना है जहाँ उसका मीनिंग हो जाए। अब हमने यहाँ पे कर लिया जी, लेकिन आज तक हमने इनमें से जो मैं पहला शब्द लिख रहा हूँ उसका कोई मीनिंग नहीं पढ़ा है।
उसका कोई अर्थ नहीं होता है। जब अर्थ नहीं होता है तो फिर अर्थ बनाने का काम इनका ग्रुप लीडर करेगा। और इनका ग्रुप लीडर क्या है सबका, ये क वर्ग के वर्ण है। और क वर्ग के अंतर्गत पहला वर्ण हमारा क्या आता है, क आता है। तो जब तीसरे ने अपना काम नहीं किया तो इनके ग्रुप लीडर है क, तो इनका काम इनका ग्रुप लीडर करेगा। तो ये वाघ और ईश हो गया, ये भी वाघ और मैं हो गया, और ये हो गया आपका यहाँ दिग और गज, और यहाँ पर ये हो गया आपका दिग और दर्शन। आधा वर्ण हमेशा आधे में बदलता है और पूरा हमेशा पूरे में बदलता है, इसीलिए ये शब्द बन गए ये। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, इसमें पहले कंडीशन आपकी ये थी, दूसरी कंडीशन ये बनी, और तीसरी में जाके बने आपके शब्द। प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में, प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के पांचवें में। यहाँ पहला तीसरे में, पहला तीसरे में, पहला तीसरे में। कौन से तीसरे में? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों में आपको पढ़ाया गया कि 5 वर्ग होते हैं, उनमें से पहला वर्ग होता है क, ख, ग, घ, और ये होता है आपका 5। अब इसमें ये वाला आपका तीसरा है, ये 5वां है, और ये वाला आपका पहला वर्ण है। तो ये तीसरा और 5वां जब शब्द का अर्थ नहीं बनाते तो इन दोनों का काम इनका एक ग्रुप लीडर करता है, क्योंकि ये ग्रुप क के वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो ये 5 मेंबर है एक टीम में, तीसरा और 5वां नालायक है, काम करता ही नहीं अपना, तो फिर इनका जो हेड है वो काम करके देगा। तो यहाँ क्या है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा 5वां वर्ण शब्द का अर्थ बनाने के लिए अपने वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाता है। अपने वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाता है, प्रथम वर्ण में बदल जाता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, इसका ये संधि विच्छेद नहीं है, इसका संधि विच्छेद ये सही है, इसका ये सही है, इसका ये सही है। क्यों? दोनों का अर्थ होना चाहिए। यहाँ दिग दिशा है दर्शिका दिखाने वाली, तो जो सभी दिशाओं को दिखाती है, सब उस चीज का ज्ञान कराती है, तो क्या कहलाए, दिग्दर्शिका। ऐसे दिग्दर्शन जिसने सबके दर्शन कर लिए हो, दिग्गज जो हर तरह से ताकतवर हो, ठीक है, उसको दिग्गज कहते हैं, दिग्गज आदमी है। वाक वाणी में रचना करना, जिसकी वाणी से रचना हुई है, सृष्टि हुई है, वो वांग्मय अर्थात लिटरेचर साहित्य है। तो साहित्य का पर्यायवाची वांग्मय है, जिसको इंग्लिश में लिटरेचर कहते हैं। वाक वाणी ई स्वामी, जो वाणी का स्वामी है उसको वागीश कहते हैं। तो मीनिंग तो इसका था, इसका कोई मीनिंग ही नहीं था। आज तक आपने पढ़ा नहीं, सुना नहीं, लिखा नहीं, देखा नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो वो देगा वो आपको ऑप्शन में, ये वाला सही कि ये वाला सही। तो दोनों का मीनिंग होना जरूरी है, एक अयादी संधि को छोड़कर। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्यारे दोस्तों 2 वर्णों का मेल हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, 2 वर्णों का मेल हुआ, और वो दोनों के दोनों वर्ण क्या थे, व्यंजन थे। और जब दोनों के दोनों व्यंजन थे तो हम व्यंजन संधि ही पढ़ रहे हैं, इसीलिए ये व्यंजन संधि हुई। और व्यंजन संधि में भी ये इस कंडीशन को पूरा करते हैं। ये क्या है, एक व्यंजन है, एक स्वर है, तो एक व्यंजन के साथ स्वर आएगा तो व्यंजन संधि। यहाँ पर ये क्या है, ये दोनों के दोनों व्यंजन है, जहाँ दोनों व्यंजन होंगे व्यंजन संधि, जहाँ दो में से कोई एक व्यंजन होगा व्यंजन संधि। यहाँ पर ये क्या है, ये दोनों के दोनों व्यंजन है, व्यंजन संधि। ये क्या है, ये भी दोनों व्यंजन है। ये क्या है, ये भी दोनों व्यंजन है। तो व्यंजन संधि के अंदर क्या होता है, या तो दोनों व्यंजन होंगे या दो में से कोई एक व्यंजन होगा और एक स्वर होगा। तो ये था आपका व्यंजन संधि की पहली कंडीशन। ठीक है, इसके बाद में फिर यहाँ पे आप दूसरे एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पे हमने शब्द प्रयोग किया षडानम, षडदर्शन, अब्ज, और षणमास। अब आपसे पूछेगा इसमें संधि बताइए क्या है।
तो आप क्या करोगे जी, आप करोगे पहले जो लिखा हुआ है उसको उसी रूप में लिख लो, जो लिखा हुआ है उसको उसी रूप में लिख लोगे। इनमें से बाद वाले का तो अर्थ है, लेकिन पहले का कोई अर्थ नहीं है। इनमें से बाद वाले का तो अर्थ है, पहले शब्द का कोई अर्थ नहीं है। जब अर्थ नहीं है तो अर्थ बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? सट और आनन, 6 आनन किसके थे? कार्तिक। यहाँ पे सड आसन, एक कुर्सी, एक मेज, एक चारपाई, एक बेड, एक दरी। सट दर्शन, 6 जो दर्शन है सट दर्शन। आप कहते हैं पानी को, और जय जन्म लेने वाला, पानी में जन्म लेने वाला। यहाँ क्या है? सट मास, 6 महीने, जिसको अर्धवार्षिक भी कहा जाता है। यहाँ कौन से वर्णों का मेल हुआ जी? प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में, 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 पहला अपने वर्ग के 5वें में। एक वर्ग होता है आपका टे वर्ग। इस टे वर्ग के अंतर्गत टे, ठे, डे, ढे और न, ये आपका पहला है, ये आपका तीसरा है, और ये आपका 5वां है। तो ये तीसरा और 5वां जब शब्द का अर्थ नहीं बनाते, इस 5वें ने नहीं बनाया तो ये पहले में बदल गया, यहाँ पे इस तीसरे ने नहीं बनाया तो ये पहले में बदल गया। और पहला क्या है? आपका टे है, जो कि ग्रुप लीडर है। जब ये तीसरा और 5वां निकम्मा था, अपना काम नहीं कर रहा था, तो इनका काम किसने किया? इनके ग्रुप लीडर ने किया, परिवार के मुखिया ने किया। ठीक है, HOD ने किया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और वो क्या था? टे था। तो यहाँ पर पहली कंडीशन आपकी ये बनी, क्योंकि 6 जो मीनिंग होता है ना, 6, वही 60 का होता है, इसका मीनिंग नहीं होता। पहली कंडीशन ये हुई, दूसरी ये, तब जाके तीसरी कंडीशन में शब्द बना। अगर प्यारे दोस्तों वो ये देता है तब तो आप कहोगे 5वां पहले में बदल गया, और जब वो ये दे के कहेगा कि इससे शब्द बनाओ, कौन सा शब्द बनेगा, तब आप कहोगे पहला 5वें में बदला है। ये दे दिया संधि विच्छेद करो तो 5वां पहले में बदल गया, ये दे दिया शब्द का निर्माण करो तो पहला 5वें में बदल गया। बात एक ही है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि यहाँ तीसरा प्रत्येक वर्ग का 5वां अपने वर्ग के पहले में बदल जाता है, अपने वर्ग के पहले में बदल जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आपको ये एग्जाम्पल मिल गए और इसमें से आपको करके बताना है। जगदीश शब्द आ गया, जगन्नाथ शब्द है, जगदीश है, जगन्नाथ है, ठीक है। ऐसे ही फिर गीत। करो जी, कैसे करोगे जी इनको आप? यहाँ पर क्या होगा? जगत और ईश, यहाँ क्या है? जगन और नाथ। यहाँ पर क्या है? भगवत और गीता। इससे पहले क्या थे जी? जगत और ईश। इससे पहले क्या थे? जगत और नाथ। इससे पहले क्या थे? भगवत गीता। प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में बदला, तय थे दे। प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के 5वें में बदला, तय थे दे देने। प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में बदल गया। इसलिए सही संधि विच्छेद ये हुआ, और वो आपको ये भी देगा, ये भी देगा, और एक आपको ये भी देगा, एक ये देगा। आप में से ज्यादातर बच्चे इसको करके आएंगे, जो कि गलत है। जगत की जो शुद्ध वर्तनी है
या जिसका मीनिंग होता है वो क्या है, यहाँ इसके नीचे हलंत आएगा। आधा आधे में बदलेगा, पूरा पूरे में, आधा आधे में, तो ये आधे थे तो आधे में बदलेंगे ना। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो हम भगवत गीता एक ही बात है, प्रयोग कर ही रहे हैं हम भगवत गीता का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन सी कंडीशन अप्लाई हो गई आपकी, ये बात। प्रत्येक वर्ग का तीसरा पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा पांचवा वर्ण शब्द का अर्थ बनाने के लिए अपने वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किस में बदलेगा जी, प्रथम वर्ण में। कौन कौन सा बदलेगा, तीसरा और पांचवा बदलेगा। अगर इतनी चीज समझ में आ गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। ये सब व्यंजन यहाँ पे क्या है, देखो इधर ये टे है, इधर क्या है, आ है, व्यंजन के साथ स्वर। यहाँ टे के साथ में यहाँ आ है। क्लियर, कुछ बात समझ में आ रही है। तो जब एक व्यंजन होगा एक स्वर होगा तो कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। यहाँ टे के साथ में क्या है आपका दे, दोनों व्यंजन है। यहाँ पे के साथ में क्या है, जय, दोनों व्यंजन है। यहाँ टे के साथ में क्या है, मैं, दोनों व्यंजन है। तो जहां दो में से कोई एक व्यंजन हो या दोनों के दोनों व्यंजन हो तो वो सब क्या है, व्यंजन संधि का उदाहरण। तय के साथ में ई है, तय के साथ में न है, दोनों व्यंजन है। तय के साथ में ग, दोनों व्यंजन है। तो ये क्या कहलाए, तो ये थी जी आपकी पहली कंडीशन। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। यदि सम उपसर्ग के बाद, यदि सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ वर्ण, यदि सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ वर्ण ये रे लेवे, यदि सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ वर्ण ये रे लेवे या ऊष्म वर्ण से और है। यदि सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ वर्ण ये रे लेवे या ऊष्म वर्ण से है में से कोई एक आए, में से कोई एक वर्ण आए, में से कोई एक वर्ण, में से कोई एक वर्ण आए तो सम उपसर्ग के, तो सम उपसर्ग के मैं का, सम उपसर्ग के मैं का अनुस्वार चिन्ह, सम उपसर्ग के मैं का अनुस्वार चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। कैसे होगा जी परिवर्तन, देखो यहाँ पर हमने शब्द ले लिया संयोग संरक्षण, संयोग संरक्षण संलग्न और संवाद। ठीक है जी, ऐसे ही हमने यहाँ पे शब्द ले लिया संशय, संसार और संहार। इसमें क्या हो गया, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद हो गया जी। सम और योग, इसमें सम और रक्षण, और ये हो गया सम और लगन, और ये हो गया आपका सम और वाद। ऐसे ही यहाँ हो गया आपका सम और
से, ये हो गया सम और सार, और ये हो गया आपका सम और हार। यहाँ पर क्या है, मैं के बाद में से, मैं के बाद में से, मैं के बाद में है। तो जब मैं के बाद में उसमें व्यंजन आ गए तो इस वाले मैं का अनुस्वार में, इस वाले मैं का अनुस्वार में, इस वाले मैं का अनुस्वार में परिवर्तन। ऐसे यहाँ क्या है, यहाँ पे मैं के बाद में ये है, यहाँ पे मैं के बाद में रहे हैं, यहाँ मैं के बाद में ले हैं, और यहाँ मैं के बाद में वह। तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ ये देखना है, जब मैं के बाद में ये आया तो इस वाले मैं का अनुस्वार में, इस वाले मैं का अनुस्वार में, इस वाले मैं का अनुस्वार में, इस वाले मैं का अनुस्वार में परिवर्तन। कुछ बात समझ में आई? ये रे ले और वे आपके अंतस्थ वर्ण हैं जो वर्णमाला में आप पढ़ चुके हो व्यंजन के वेदों में। तो यहाँ ये दोनों के दोनों व्यंजन है, दोनों के दोनों व्यंजन है, तो व्यंजन संधि तो होगी। अब आपको ये पता चला कि संयोग, संरक्षण, संलग्न, संवाद में सम उपसर्ग आया है, तो वो आपसे उपसर्ग पूछ सकता है, वर्तनी पूछ सकता है। तो इनकी शुद्ध वर्तनी कब होगी, जब आप यहाँ अनुस्वार चिन्ह दोगे, जब यहाँ अनुस्वार चिन्ह दोगे। तो यदि सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ वर्ण यह रह या ऊष्म वर्ण से ऐसे है, इसका कोई एग्जाम्पल बनता नहीं है, इसका कोई एग्जाम्पल बनता नहीं है। इसलिए मैंने इसका, इसका और इसका एग्जाम्पल आपको इधर दिखाया। यहाँ पे भी वही है, मैं के बाद से है, मैं के बाद से है, मैं के बाद है, तो वो क्या हो गया, मैं का अनुस्वार में परिवर्तन। तो ये आपको पहली बार पता चला कि यहाँ जो ये अनुस्वार आया है ये क्यों आया है, ये इस नियम के अनुसार आया है। दोनों के दोनों व्यंजन है तो व्यंजन संधि है। इतनी चीजें अगर समझ में आ गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए। ये थी व्यंजन संधि की दो कंडीशन। ये क्या थी, व्यंजन संधि की दो कंडीशन। एक बच्चा काफी देर से परेशान है, दिक्कत वही है, पेशेंस है नहीं, तो फिर आपको करना पड़ेगा ये सब। तो क्या पूछ रहा था जी मेरे से वो, परेशान हो रहा है सर जी प्राग इतिहास, इसमें क्या है, प्राग और ऐतिहासिक, इससे पहले क्या था ये, प्राग, इसको भी मैं तोड़ ही लेता हूँ। ऐतिहासिक, यहाँ पर क्या है, इधर आई है। प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाता है, पहला तीसरे में। इस वाले प्राग का अर्थ होता है प्राचीन, पहले। जो पहले का इतिहास है उसे क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक। क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक। ये जो ऐतिहासिक शब्द है ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें एक शब्द इतिहास है और दूसरा इसमें क्या है, इक प्रत्यय। जब इक प्रत्यय का प्रयोग किसी शब्द के अंत में किया जाता है तो इस पहले वाले ई का आई में परिवर्तन हो जाता है, ए का आ में परिवर्तन हो जाता है, छोटा ऊ है बड़ा ऊ है उसका औ में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ इक प्रत्यय आने से इस वाले ई का क्या हो गया, इतिहास के ई का आई में परिवर्तन हो गया। तो जब कै बदला गै में, आधा है तो आधे में बदलेगा ना। अब ये आधा गया और ये आई मिलके क्या बन गया आपका, ये गे बन गया। तो ये आपकी सही संधि विच्छेद है। प्रागैतिहासिक, पुराना इतिहास, प्राचीन इतिहास, वो क्या कहलाया, प्रागैतिहासिक। क्लियर। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, आधे को आधे में बदलोगे, पूरे के पूरे में बदलेंगे, और प्रत्येक वर्ग का अपने वर्ग के तीसरे में या तीसरा अपने वर्ग के पहले में
शब्द का अर्थ बनाने के लिए परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे ही हमने 2 कंडीशन की, 8 कंडीशन अभी व्यंजन संधि की ओर है। ठीक है, राजस्थान एसआई के लिए सर हाँ, ये कोई भी एसआई की तैयारी आप कर रहे हो, राजस्थान की करो, यूपी की करो, बिहार एसआई की करो, छत्तीसगढ़ की करो, या कोई भी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम की तैयारी करो, यहाँ जो हिंदी चल रही है और इसकी जब 60 से 65 क्लास होगी तो सारे एसआई और सारे ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम, 12th लेवल के एग्जाम की हिंदी आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ पीडीएफ हैं वो अपलोड कराई हैं, एक बार नोट्स की कैटेगरी में जाके आप वो चीज़ें देखना। ठीक है, कल मैंने बोला था कि उनको सीक्वेंस में सबको जितनी भी फाइल्स हैं सब बच्चों तक पहुंचा दो। उसका रीज़न ये था कि मैं देना नहीं चाह रहा था अभी, लेकिन बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे, सर जी प्रैक्टिस सेट हम कैसे करें, मॉक टेस्ट हम कैसे लगाएं, सर जी पीडीएफ मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि बच्चे लगाएंगे, 2-4 दिन तो लगाएंगे, क्योंकि कोई चीज़ जब हम खरीद के लेके आते हैं तो उसका 2-4 दिन हम प्रयोग करते हैं। कपड़े लेके आए तो पहनेंगे, पहले महीने खूब पहन, फिर पता नहीं चलता अगर कपड़े ज़्यादा हैं तो वो पहले वाले कहाँ गए, कब पहनने हैं। ठीक है, तो इसीलिए वे पीडीएफ आपको नई नई मिली है तो उनको 2-4 दिन खोल के देखो। 15 दिन बाद नहीं देखोगे, मुझे पूरा विश्वास है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं देना बाद में चाह रहा था कि पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं ताकि आप रट्टा ना मारो उन पीडीएफ से, क्योंकि वे बोलती नहीं है। तो इसीलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपसे मेरी गुजारिश है कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करें, अपना दिमाग मत लगाओ, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास नहीं है, और उसको कहते हैं एक्सपीरियंस अर्थात अनुभव। ठीक है, वो आपके पास नहीं है। अभी हो सकता है आप 15 से 18 घंटे पढ़ते हो सकता है आपका आईक्यू लेवल आइंस्टीन के आईक्यू लेवल से ज़्यादा हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्मार्टनेस काम करती है, और वो स्मार्टनेस ये कहती है कि हम लॉजिकली पढ़े, सीक्वेंस में पढ़े और रोज पढ़े, पढ़ाई में निरंतरता हो। और ये जिसने कर लिया उसका सिलेक्शन उसी साल होगा जिस साल वो ये काम कर रहा है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, मैंने थोक के वहाँ पीडीएफ आपको दे दी और भी दूंगा, अभी टाइप हो रही है, वो तो पीडीएफ कंप्लीट हो चुकी थी, मैंने अपलोड करा दी। ठीक, और भी बहुत सारी पीडीएफ मिलेगी, लेकिन उन सब से भी ज़्यादा करीम की चीज़ आपकी ये है जो चल रही है। ये किताबों में नहीं है ये कॉन्सेप्ट। ठीक, किताबों से चीज़ें क्लियर नहीं होती है। क्या जरूरत थी मुझे एक ही कंडीशन को पूरा करने के लिए इतने एग्जाम्पल देने की? मैं 2 एग्जाम्पल ये दे के भी तो कर सकता था, मैं ये 2 एग्जाम्पल दे के भी तो कर सकता था कि इसमें मैंने प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरे में बदल दिया, इसमें पहला 5वें में बदल दिया, और वही मैं कह भी रहा हूँ यहाँ। लेकिन मैंने ये सारे एग्जाम्पल दिए क्यों? क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ वही पेपर में आता है। इसीलिए मैं दावे के डंके की चोट पे कहता हूँ कि आप अपना दिमाग मत लगाइए, जितना मैं करा रहा हूँ उसको कर लीजिए, उसमें गलती मत करना। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल दिए क्योंकि ये पूछे गए हैं बार बार तमाम परीक्षाओं में, और यही पूछे भी जाएंगे क्योंकि ये इसमें लॉजिक है। ये सारे जो एग्जाम्पल दिए एक एक कंडीशन को करने के लिए आपको इतने एग्जाम्पल दिए गए, तो वो इसीलिए दिए गए कि ये मेरी भी कोशिश होती है कि कोई भी शब्द, कोई भी क्वेश्चन ऐसा पेपर में नहीं आना चाहिए जो मैंने ना कराया हो। इसीलिए जितना मैं करा रहा हूं वो सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम के लिए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, वो पेपर देने जाएंगे वहां पे और वो अपने में हवा में रहते हैं, जैसे गुब्बारे में हवा भर देते हैं, और जब पेपर दे के आते हैं फिर गर्दन नीचे। उसका रीजन था कि पहले वो अपने तरीके से चल रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। नोट्स की कैटेगरी में जाइए, और जिसको पीडीएफ जो रोज कर रहे थे, ठीक है, तो वो वहाँ से नोट्स की कैटेगरी। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐप को सही तरीके से चलाना नहीं जान रहे हैं, तो उसके लिए जो हमारी टीम बैठी हुई है, टेक्निकल टीम, आप उसके पास कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप नोट्स की कैटेगरी में जाओ, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी बहुत सारी, और वहाँ से आपको उन पीडीएफ से भी मदद लेनी है। हालांकि वो रिवीजन के लिए थी, ठीक है, लेकिन आप लोगों की रोज कमेंट देख के मैंने बोला कि इनको दे दो, ये ऐसे मानेंगे नहीं, इनको इनके तरीके से चलने दो, और मैं यहाँ अपने तरीके से आपको पढ़ाता रहूंगा। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।